छात्राओं का आपके YouTube चैनल जय मां इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और इस अप्रत्याशित विषम परिस्थिति का डटकर सामना कर रहे होंगे। आज द्वितीय सेमेस्टर के यानी सेकंड सेमेस्टर के अनिवार्य विषय प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के अंतर्गत हम लोग कुछ एक विषय लेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। इसमें जो सबसे पहले संवैधानिक प्रावधानों की चर्चा की गई है। अनिवार्य एवं निःशुल्क जो शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा है, इसकी चर्चा की गई है 2009, जिसको हम लोग राइट टू एजुकेशन 2009 बोलते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी राष्ट्र की आधारशिला शिक्षित लोग ही उसका आधार होते हैं। और शिक्षा के 3 प्रमुख स्तर हम लोगों के में हैं, जिसमें प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च। और शिक्षा का पूरा जो सिस्टम है, जो तंत्र है, वो हमारे प्राथमिक शिक्षा पर आधारित होता है, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा एक तरह से हमारे शिक्षित समाज की नींव का कार्य करती है। नींव जितनी मजबूत होगी, शिक्षा उतनी, राष्ट्र उतना ही मजबूत होगा। उतना महत्व हुए हमारे संविधान में वैसे तो कई प्रावधान है। आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 28 है, 30 है, जो शिक्षा के बारे में, शिक्षा से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित, विद्यालयों से संबंधित, ऐसे कई आर्टिकल्स हैं। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि आर्टिकल 45 में ये व्यवस्था की गई, राज्यों को दायित्व सौंपा गया। और संविधान संशोधन में सन 2002 में लगभग 2002 में 86वें संशोधन में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 में का क्लॉज, आर्टिकल 21A क्लॉज जोड़कर इस अधिकार को फंडामेंटल राइट बना दिया गया। बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को बना दिया गया। लेकिन इसको और सख्ती से लागू करने के लिए सन 2009 में 4 अगस्त 2009 में एक अधिनियम पारित किया गया। इसको अधिनियम बना दिया गया, एक्ट बना दिया गया, जिसको राइट टू 2009 इसको RTE बोलते हैं, राइट टू एजुकेशन। इसको लागू किया गया। अब राइट टू एजुकेशन क्या है? अधिकार तो पहले भी मिले थे, मौलिक अधिकार था, लेकिन इसको सख्ती से पालन करने के लिए और इसको लागू किया गया। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि इसमें क्या है। इस वैसे अधिनियम मोटा है, यहाँ कहीं रखा भी होगा, लेकिन हम लोग उसके शॉर्ट में प्रमुख प्रावधानों पर चर्चा करेंगे। राइट टू एजुकेशन जो अधिनियम है, उसमें 7 चैप्टर्स दिए गए हैं और 38 सेगमेंट्स हैं उसके। 7 चैप्टर्स में, 7 अध्यायों में ये अधिनियम है। पहला अध्याय है वो है इसका प्रस्तावना रूप। दूसरा अध्याय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार पर चर्चा है। इसमें क्या है अधिकार, कितना है। तीसरे अध्याय में केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों और अभिभावकों के दायित्व निर्धारित किए गए हैं, वो इस अधिनियम में दिया गया है। चौथे अध्याय में स्कूल और शिक्षकों के दायित्वों पर प्रकाश डाला गया है। 5वें अध्याय में प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम उसका पूरा किया जाना। जो 5वां चैप्टर है उसमें बताया गया है कि करिकुलम क्या होगा और इसको कितने समय में पूरा किया जाना है। 6वां अध्याय बालकों के बाल अधिकारों का संरक्षण है। जो चाइल्ड्स, जो उसके राइट्स हैं, उनको कंजर्व कैसे किया जाए, उनको बचाया जाए, उनको, बच्चों को कैसे उनके जो अधिकार है उसको उनको दिलाया जाए। और 7 चैप्टर्स में कुछ मिसलेनियस बातें हैं, कुछ और प्रासंगिक बातें इसमें डाली गई। इस तरीके से अधिनियम एक अच्छा खासा अधिनियम बनता है और ये लागू है। अब चर्चा करते हैं इसके अध्यायों पर। तो जो पहला अध्याय है वो है प्रस्तावना रूप।
इसके खंड 2 में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसको हम लोगों को यहाँ पे जानना है, ये आपके जो टेट एग्जाम होता है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है आरटीई को जानना। तो पहले चैप्टर में विद्यालयों को परिभाषित किया गया है, डिफाइन किया गया है स्कूल क्या है। तो स्कूल 4 प्रकार के स्कूल बताए गए। नंबर 1 विद्यालय जो बताया गया है वो नियमित विद्यालय, सरकारी, जो पूरी तरह से सरकारी विद्यालय हैं, सरकार द्वारा स्थापित किए गए हैं, वो विद्यालय हैं। दूसरा विद्यालय है अनुदानित, जिसको अनुदान दिया जाता है, मैनेजमेंट होता है उसमें, ऐसे कह सकते हैं जो प्राइवेट स्कूल है उनको अनुदान मिलता है, अर्ध सरकारी इसको हिंदी में बोलें, वो विद्यालय। तीसरे कुछ विशेष श्रेणी के विद्यालय हैं। विशेष श्रेणी में जैसे कि नवोदय, केंद्रीय विद्यालय, कुछ मॉडर्न स्कूल खोले जाते हैं, राज्य सरकारों द्वारा खोले जाते हैं। कहीं कहीं आप देख रहे होंगे आजकल नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम लोग, तो इंग्लिश मीडियम से विद्यालय खोले गए हैं। और चौथे विद्यालय जो है वो पूरी तरह से कम्प्लीटली जो है वो प्राइवेट विद्यालय हैं, उनको अनुदान भी नहीं है और पूरी तरह से निजी विद्यालय हैं। तो इस प्रकार से 4 विद्यालयों को बताया गया है प्रस्तावना में। दूसरा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है क्या एक्चुअली। इसमें ये बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष के उम्र तक के बालक को ये अधिकार है कि वो अपने पड़ोस में चलने वाले अपनी मर्जी के किसी विद्यालय में वो प्रवेश ले सकता है। उसको प्रवेश वहाँ दिया जाना, अगर वो प्रवेश मांगता है तो उसको वहाँ प्रवेश दिया जाना आवश्यक है, कंपलसरी है। दूसरी बात, उसके प्रवेश में ना तो उससे कोई शुल्क लिया जाएगा, ना और किसी प्रकार का खर्च उससे कराया जाएगा उसके अभिभावकों से। और क्या है इसमें, बच्चे को एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में स्थानांतरित होने का अधिकार है। वो जब चाहे तब विद्यालय बदल सकता है, उसको रोका नहीं जाएगा। उसको उसी समय जब भी वो विद्यालय का स्थानांतरित जो प्रमाण पत्र होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं टीसी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, अगर वो मांगता है तो तत्काल उसको ट्रांसफर सर्टिफिकेट देना होगा विद्यालय। और अगर वो दूसरे विद्यालय में जाता है एडमिशन लेने, प्रवेश लेने, तो वहाँ पर उस विद्यालय की ये जिम्मेदारी है कि उस बच्चे को टीसी है तो ठीक है, नहीं है तो टीसी के आधार पर उसके प्रवेश को नहीं रोक सकता। ये नहीं है कि आपकी टीसी नहीं आएगी तो आपको हम एडमिशन नहीं दें, नहीं, कदापि नहीं। ये उसको अधिकार प्राप्त है बच्चे को। तो ऐसे प्रावधान है बच्चों को, और भी हैं, थोड़े से समय में चर्चा करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, काफ़ी बड़ा है। तो ये प्रावधान इसमें रखे गए। दूसरा जो अध्याय है, बल्कि तीसरा अध्याय जो इसमें है, वो है कि केंद्र, राज्य, स्थानीय सरकारों की उत्तरदायित्व और अभिभावकों की उत्तरदायित्व। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की साथ साथ जिम्मेदारी है कि वे इस अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वयन हेतु धन का प्रावधान करें। धन की जिम्मेदारी है, दोनों लोग अपने धन जुटाएं। केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ परामर्श कर खर्च का निश्चित प्रतिशत राज्य सरकार को सहायता अनुदान के तहत प्रदान करेगी। केंद्र सरकार का क्या कार्य है? केंद्र सरकार का राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का खाका खींचेगी, फ्रेमवर्क तैयार करेगी, शिक्षकों के प्रशिक्षण के मानदंड लागू करना, नवाचार से संबंधित, नए शोध से संबंधित, अनुसंधान, नियोजन, एजुकेशन से संबंधित प्लानिंग, इन सब की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। राज्य और स्थानीय सरकारें 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होना सुनिश्चित करेगी। ये जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। कैसे प्रवेश होना है, प्रवेश को कैसे बढ़ाया जाए, छात्रों की पंजीकरण कैसे बढ़ाए जाएं, और उनकी पूर्ण जो शिक्षा है वो कैसे पूर्ण हो, किस विद्यालय के पड़ोस में कौन से विद्यालय हैं, क्षेत्र के अनुसार उनकी लिस्ट उपलब्ध कराना, सूची उपलब्ध कराना, और यह भी सुनिश्चित करना कि कमजोर और वंचित वर्गों के बच्चों के साथ कोई भेदभाव ना हो। ये सरकार की जिम्मेदारी है। विद्यालय भवन, शिक्षक और शिक्षण सामग्री सहित आधारभूत संरचना की उपलब्धता सुनिश्चित करना राज्य सरकार के द्वारा। बच्चों को अच्छी शिक्षा और शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करने के अलावा विद्यालयों में कामकाज की निगरानी भी सुनिश्चित करेगी। ये राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। और अभिभावकों के लिए विशेष है, और अभिभावकों के लिए जो
मौलिक कर्तव्य हैं उसमें आर्टिकल 51 में का जोड़कर एक कंपलसरी प्रावधान सख्ती से अभिभावकों को निर्देशित किया गया है कि आप अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को अनिवार्य शिक्षा के तहत पंजीकरण कराएंगे, नहीं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अब चौथा अध्याय आता है स्कूल और शिक्षकों के दायित्व। स्कूल का दायित्व, जैसे हमने आपको बताया पहले भी कि स्कूल का बहुत बड़ा दायित्व है। स्कूल प्रवेश लेने से मना नहीं कर सकता है बच्चे का। कोई भी विद्यालय प्रवेश लेने के लिए ना तो कोई डोनेशन लेगा और ना ही अभिभावक बच्चे के चयन के लिए कोई प्रणाली अपना सकेगा। जैसे कि आजकल कई बार अधिनियम का उल्लंघन होता है। छोटे छोटे बच्चों का प्रवेश परीक्षा के द्वारा प्रवेश होता है, बच्चों को पता नहीं होता है। लेकिन मेरे अनुसार छोटे छोटे कक्षा 5 तक के बच्चों की प्रवेश परीक्षा होना मैं उचित नहीं समझता। कोई भी प्रणाली अपना नहीं सकेगा। प्रवेश देने के लिए अनिवार्य रूप से चंदा या दान लेने की स्थिति में उसे 10 गुना अर्थदंड देना पड़ सकता है। उसको 10 गुना अर्थदंड देने का प्रावधान है। यदि कोई स्कूल पूर्व प्राथमिक शिक्षा भी प्रदान कर रहा है तो उसे इन कक्षाओं में सीटें आरक्षित करनी होंगी। इन बच्चों के खर्च को राज्य सरकार वहन करेगी। प्री प्राइमरी स्कूलों में भी व्यवस्था करनी होगी। एक और बात जो आजकल बच्चों को रोक देते हैं कि इसमें जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो बच्चे को अच्छे स्कूलों में एडमिशन नहीं मिलता है। हालांकि ये कानूनन गलत है, आरटीई के तहत ये गलत है। प्रमाण पत्र के अभाव में किसी भी बच्चे को प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जा सकता, ये अधिनियम कह रहा है। किसी भी बच्चे को किसी भी कक्षा में रोका नहीं जाएगा और ना ही स्कूल से निष्कासित किया जाएगा। अनुदान न पाने वाले निजी स्कूलों को छोड़कर सभी स्कूल एक प्रबंधन समिति का गठन करेंगे। इस समिति में स्थानीय सरकार के चुने हुए प्रतिनिधि और स्कूल में नामांकित बच्चों के अभिभावक होंगे। जो अनुदानित और सरकारी स्कूल है उनके लिए बात हो रही है। प्राइवेट में 3/4 सदस्य अभिभावकों में से होंगे, यानी कि इसको बोलते हैं शिक्षक अभिभावक संघ, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन, पीटीए को बोलते हैं। और अब बात करते हैं शिक्षकों के दायित्व की। तो शिक्षकों को नियमित समय से स्कूल में उपस्थित होना, पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाना, उसे पूरा करना, निर्धारित समय में पाठ्यक्रम को पूरा करना, प्रत्येक बच्चे को सीखने की योग्यता का आकलन करना, नियमित अभिभावक बैठकें आयोजित करना और बच्चे की नियमितता, उपस्थिति, सीख में प्रगति के बारे में चर्चा करना। चैप्टर 5वां, अध्याय 5, जो कि प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम, इसका पूरा किया जाना इससे संबंधित है। इसमें प्रारंभिक शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम और मूल्यांकन की विधि उपयुक्त सरकार के अध्यादेश द्वारा निर्धारित शैक्षणिक प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। जो अधिकारी निश्चित है उनके द्वारा इसकी व्यवस्था की जाएगी, मूल्यांकन वगैरह की और पाठ्यक्रम की। जहाँ तक हो सके, इस अधिनियम में बताया गया है कि जहाँ तक हो सके तो पढ़ाई का माध्यम बच्चे की मातृभाषा होगी। उसके ऊपर हम लोग और किसी भाषा को थोप नहीं सकते। बच्चे के ज्ञान की समझ और इसे व्यवहार में लाने की योग्यता का व्यापक और निरंतर मूल्यांकन। प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने से पहले किसी बच्चे को बोर्ड की परीक्षा पास करना जरूरी नहीं होगा। कोई बोर्ड नहीं होगी प्राथमिक में। और हर बच्चे को, प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने वाले हर बच्चे को निर्धारित तरीके और प्रारूप पर प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा उसको। अब आता है 6 चैप्टर, बाल अधिकारों का संरक्षण। अब बालकों के भी अपने अधिकार है। शिक्षा तो ठीक है, लेकिन बालकों के और भी अधिकार है। वो क्या है? बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 में प्रावधानों के अंतर्गत गठित राज्य बाल संरक्षण आयोग अपने निर्धारित कार्यों के अतिरिक्त इस अधिनियम के तहत प्रदत्त अधिकारी की समीक्षा करेंगे और उन पर प्रभाव डालकर उनके क्रियान्वयन की सिफारिश करेंगे। साथ ही निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बच्चे के अधिकार के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच भी करेंगे। बाल संरक्षण आयोग, इस अधिनियम के अंतर्गत बच्चे की शिक्षा के अधिकार से संबंधित कोई भी शिकायत लिखित रूप में संबंधित क्षेत्र के अधिकारी से की जा सकती है। संबंधित अधिकारी यथाशीघ्र मामलों का निपटारा करेगा। इस प्रकार कई प्रावधान है अधिनियम में
जब इनका उल्लंघन होता है तो कानून की शरण में जाकर आपको न्याय मिलता है, कानून की शरण में इस अधिनियम के तहत न्याय मिलता है, न्याय मिलेगा, ये गारंटी है इसकी। 7वां अध्याय जिसमें है अन्य प्रासंगिक बातें, कुछ अन्य प्रासंगिक बातें हैं जिसमें है कि केंद्र सरकार, उपयुक्त सरकार और स्थानीय प्राधिकारी संबंधित नियम बना सकती है, ऐसी कोई विशेष परिस्थितियों में बना लेती है केंद्र सरकार या केवल स्थानीय सरकारें भी। इस अधिनियम अथवा इसके द्वारा बनाए गए नियमों और आदेशों के पालन में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, स्थानीय प्राधिकारी, स्कूल प्रबंधन समिति और इस अधिनियम से जुड़े किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी भी कार्य पर कोई मुकदमा या वैधिक प्रक्रिया नहीं चलाई जा सकेगी। अगर वो बालकों से संबंधित, बालकों के कल्याण के लिए कोई बात कर रहा है और वो किसी को अगर पसंद नहीं आ रही है तो उस पर उसकी विधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती, बशर्ते वो बालकों से संबंधित। तो आज हम लोगों ने RTE 2009 बाल अधिकार, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा की विषय में चर्चा की। विषय बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोगों ने पढ़ा आज कि कैसे कैसे प्रावधान संवैधानिक किए गए, किस किस संशोधन के तहत क्या क्या चीज़ लागू की गई संविधान में, किसकी क्या जिम्मेदारी, राज्य और केंद्र की जिम्मेदारी, उत्तरदायित्वों पर हम लोगों ने चर्चा की। RTE क्या क्या अधिकार प्रदान करती है, बालकों के भी अधिकार हैं, उनको संरक्षण कौन देता है, कैसे, इतनी सब चर्चा आज हम लोगों ने की। उम्मीद है आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आगे भी हम लोग ऐसे ही प्रयास करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।